आज हम इस वीडियो में देखेंगे सहभागी एवं असहभागी अवलोकन में अंतर, जो परीक्षा में कभी कभी पूछ भी लिया जाता है कि अवलोकन क्या है, अवलोकन के स्वरूप क्या हैं, अवलोकन के प्रकार क्या हैं और सहभागी और असहभागी अवलोकन में अंतर स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार का प्रश्न कभी पूछ लिया जाता है, तो आज हम इसी पर विचार करेंगे कि सहभागी अवलोकन हमने देखा, उसका अर्थ परिभाषा का देखो, उसकी विशेषताओं को हमने देखा, उनके गुण दोषों को हमने देखा, फिर उसके बाद में असहभागी अवलोकन को देखा, उसका अर्थ देखा, फिर उसके गुण दोषों को देखा। अब आगे इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि इन दोनों अवलोकनों में अंतर क्या है, इनकी जो कार्य वृद्धि है, इनकी जो प्रणाली है, इनकी जो कार्य प्रणाली है, उसमें अंतर क्या है। तो अंतर भी हम कुछ आधारों पर इन दोनों में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। तो पहला आधार जो है, जिसके आधार पर हम इन दोनों में अंतर करते हैं, वह है सहभागिता के आधार पर सहभागी और असहभागी अवलोकन में अंतर। सहभागिता के आधार का यहाँ तात्पर्य ये है कि सहभागी अवलोकन में अध्ययनकर्ता समूह व समुदाय का, यानी जिस समूह का वो अध्ययन करना चाहता है, जिस समूह का वो अध्ययन कर रहा है, जिस समुदाय का वो अध्ययन कर रहा है, जिस समाज का वो अध्ययन कर रहा है, उसका एक अभिन्न अंग बनकर उसकी सभी गतिविधियों में भाग लेता है। जो सहभागी अवलोकन की जब हम बात करें, जैसा कि हमने देखा था, असहभागी अवलोकन में जो अवलोकन करता होता है वह एक तटस्थ और मौन दर्शक के रूप में उसको देखता है, उसका अध्ययन करता है, उससे संबंधित तथ्यों को एकत्र करता है, उनको नोट करता है। तो सहभागिता के आधार पर इसमें ये अंतर होता है। सहभागी में वह उसका सदस्य बनता है और असहभागी में वह उसका सदस्य नहीं बनता है। यानी सहभागी में उसकी पूर्ण सहभागिता होती है, हर कार्य में सहभागिता होती है, और असहभागी अवलोकन में किसी भी प्रकार की सहभागिता उस समूह के साथ में, उस समुदाय के साथ में उसकी नहीं होती है। दूसरी विशेषता के रूप में गहनता के आधार पर हम इसका अंतर करें, तो गहनता के आधार पर जब हम अंतर करते हैं तो हम पाते हैं कि सहभागी अवलोकन में घटनाओं का गहन और सूक्ष्म अध्ययन करना संभव होता है, क्योंकि वहाँ उसका कारण ये है, अवलोकनकर्ता जो होता है अवलोकित समूह या समुदाय का वो सदस्य बनकर रहता है। तो वहाँ एक उसके बारे में गहन अध्ययन करना, सूक्ष्म अध्ययन करना, छोटी छोटी सी बातों को, छोटे छोटे से तथ्यों को ग्रहण करना वहाँ संभव होता है। और जहाँ तक है, कई बार हम कह सकते हैं कि उस समुदाय की, अवलोकित समूह की, वह गुप्त सूचनाओं को भी संकलित कर सकता है। जब असहभागी अवलोकन पर नजर डालते हैं तो असहभागी अवलोकन में इस प्रकार की सूचनाओं को इकट्ठा करना, संकलित करना बिल्कुल ही असंभव होता है, क्योंकि यहाँ अवलोकनकर्ता जो होता है अवलोकित समूह के नज़दीक नहीं जाता है तो थोड़ी बहुत देर के लिए जाता है, वो वहाँ उनके साथ में नहीं रहता है। तो इस प्रकार की जो सूचना है, गुप्त सूचना की जहाँ तक बात करें, वह वहाँ से प्राप्त नहीं कर पाता है। तो हम कह सकते हैं कि एक सहभागी जो अवलोकन है वहाँ गहन सूक्ष्मता से अध्ययन कर सकते हैं, और सहभागी अवलोकन करता ऐसा नहीं कर पाता है। अगला बिंदु है समूह के व्यवहार के आधार पर। समूह के व्यवहार के आधार पर जब हम अंतर करते हैं इन दोनों में, दोनों प्रणालियों में, दोनों विधियों में, तो हम पाते हैं कि जहाँ सहभागी अवलोकन में समूह के जो लोग हैं अवलोकनकर्ता को अपना ही एक सदस्य मान लेते हैं। अतः वे जो लोग हैं, वो समूह के जो लोग हैं, सदस्य हैं, उसके सम्मुख एक स्वाभाविक व्यवहार करते हैं, क्योंकि वो उसको अपना सदस्य मान चुके हैं, उस समूह का एक अंग मानने लगे हैं। और जब वो अपना सदस्य मानते हैं, उसका अपना अंग मानते हैं, तो उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आता है, वो स्वाभाविक व्यवहार उसके सामने करते हैं। जबकि हम असहभागी अवलोकन की जहाँ बात करते हैं तो वहाँ अवलोकनकर्ता जो होता है एक अजनबी और बाहरी व्यक्ति समझा जाता है। बाहरी व्यक्ति के कारण उनके व्यवहार में जो है एक कृत्रिमता आ जाती है, एक बनावटीपन आ जाता है। तो जिससे
एक जो वास्तविकता जो है, वास्तविक तथ्यों का जो संकलन करना होता है, वो संभव नहीं हो पाता है। तो यह भी ये एक इसमें अंतर है। वहीं हम सहभागी अवलोकन की बात करें तो वहाँ एकदम वही मूल व्यवहार उनका रहता है, क्योंकि वो अपना सदस्य मानते हैं। असहभागी अवलोकन में एक बाहरी व्यक्ति मानते हैं, और बाहरी व्यक्ति में जैसा कि हम कई बार कह चुके हैं कि बाहरी व्यक्ति के सामने हम अपने व्यवहार में बदलाव ले आते हैं, उसमें कृत्रिमता आ जाती है हमारे, वो मूल व्यवहार नहीं रहता जो हम जीते हैं, जो हम जैसा व्यवहार करते हैं। तो ये एक इसमें अंतर है। अगले बिंदु के रूप में है सत्यापन के आधार पर। सत्यापन की जहाँ तक हम बात करें तो सहभागी अवलोकन में अध्ययनकर्ता जो होता है वो घटनाओं की हम कहें कि सत्यता की जांच कर सकता है, क्योंकि उसके पास में कई अवसर ऐसे आते हैं उसके सामने कि एक घटना बार बार घटित होती है, और जब एक घटना बार बार घटित होती है तो एक बार उसके संबंधित तथ्यों को जो छूट हो सकती है, 2 बार हो सकती है, लेकिन वहाँ जब वो रहता है, वहीं 24 घंटे उसके पास में रहता खाता पीता सब कुछ वहाँ करता है, तो कोई सी भी घटना यानी उससे हम कहें कि अछूती नहीं रह पाती है, और वह उसकी कहीं न कहीं कभी न कभी उसकी सत्यता की जांच करने का अवसर उसके पास होता है। जब असहभागी अवलोकन में हम देखें तो वहाँ ये सत्यता का या हम सत्यापन का जो अवसर जो होता है वह असहभागी अवलोकन में यह नहीं प्राप्त होता है। तो इसके आधार पर भी हम अंतर यहाँ कर सकते हैं। अगले बिंदु के रूप में हम देखें तो समय व धन के आधार पर भी एक अंतर किया है, और समय और धन के आधार से तात्पर्य यहाँ पर ये है कि असहभागी अवलोकन की तुलना में सहभागी अवलोकन में समय एवं धन अधिक लगता है। इसके आधार पर जब अंतर करते हैं तो हम देखते हैं कि सहभागी अवलोकन में समय भी ज़्यादा लगता है, धन भी ज़्यादा लगता है। वहीं असहभागी अवलोकन में सहभागी अवलोकन की तुलना में समय कम लगता है और धन भी कम लगता है। तो यहाँ एक इसकी सहभागी अवलोकन जैसे कि अच्छाई के रूप में भी हमने यहाँ इसको देखा, तो इसके आधार पर हम इन दोनों में अंतर कर सकते हैं। अगले बिंदु के रूप में है वस्तुनिष्ठता के आधार पर। वस्तुनिष्ठता के आधार पर से यहाँ तात्पर्य ये है कि जो सहभागी अवलोकन की तुलना में जो असहभागी अवलोकन होता है उसमें अधिक वैज्ञानिकता एवं वस्तुनिष्ठता होती है, यहाँ अधिक वैषयिकता होती है। और उसका कारण हम पहले बता चुके हैं कि असहभागी अवलोकन में वैषयिकता या वस्तुनिष्ठता अधिक इसलिए होती है क्योंकि यहाँ अवलोकनकर्ता जो होता है वह उस समूह और समुदाय से किसी न किसी प्रकार से वो जुड़ नहीं पाता, किसी भी प्रकार से वो जुड़ नहीं पाता है। क्योंकि सहभागी अवलोकन में लंबे समय तक उनके साथ में रहता है, लंबे समय तक उनके साथ में जब रहता है, उनकी गतिविधियों में जब वो भाग लेता है, तो कहीं न कहीं वह भावनात्मक रूप से उन सदस्यों से वो जुड़ जाता है, और जब वो जुड़ जाता है तो उसमें फिर वो पूर्वाग्रसित होते हैं, और पूर्वाग्रहों से जब वो ग्रसित हो जाता है तो उनसे संबंधित जब तथ्यों को वो इकट्ठा करता है तो फिर वहाँ वस्तुनिष्ठता नहीं रह पाती है। तो वस्तुनिष्ठता की हम बात करें तो असहभागी अवलोकन में वस्तुनिष्ठता अधिक होती है, वैषयिकता अधिक होती है, यहाँ अधिक वैज्ञानिक तथ्यों को संकलित किया जा सकता है। वहीं सहभागी अवलोकन में वस्तुनिष्ठता असहभागी अवलोकन की तुलना में कम होती है, वैज्ञानिकता कम होती है। यहाँ तथ्य जो इकट्ठे होते हैं वो इतने वस्तुनिष्ठ नहीं होते जितने सहभागी अवलोकन में होते हैं। तो इसके आधार पर भी हम इसमें अंतर कर सकते हैं। अगला बिंदु है अध्ययन यंत्रों के आधार पर। अध्ययन यंत्रों की जहाँ तक बात आती है तो सहभागी अध्ययन में अवलोकन करता है, अवलोकन का जो उसके यंत्र जो होते हैं उसमें भी भिन्नता होती है। वह कभी कभी यानी वहाँ अवलोकन कार्डों का भी प्रयोग करता है, और वहाँ कैमरे, टैप रिकॉर्डर और कहें कि उनका भी एक हम कहें कि होशियारी से काम उनका प्रयोग कर सकता है। जब सहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता अनुसूची अवलोकन कार्ड आदि का प्रयोग वहाँ जो करता है तो केवल दूर बैठकर करता है। तो इसके आधार पर भी जब अध्ययन के जो हम कहें कि यंत्र हैं उन यंत्रों में भी सहभागी और असहभागी अवलोकन में अलग अलग यंत्रों से वो तथ्यों को इकट्ठा करता है। तो ये भी एक इसका वो अंतर होता है।
सहभागी अवलोकन में कोई कार्ड वार्ड का अध्ययन वो प्रयोग नहीं कर सकता है, तो सहभागी अवलोकन वो इसका कर सकता है। अगले बिंदु के रूप में कुशलता के आधार पर हम बात करते हैं। कुशलता के आधार पर जब हम बात करें तो सहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता जो होता है, अध्ययनकर्ता जो होता है, अधिक व कुशल और प्रशिक्षित उसका होना बहुत ही आवश्यक होता है। क्योंकि जब तक अवलोकनकर्ता, अध्ययनकर्ता कुशल नहीं होगा, प्रशिक्षित नहीं होगा, तो वो कहीं न कहीं किसी समस्या में वो फंस सकता है। जबकि सहभागी हम अवलोकन की जहाँ बात करें तो यहाँ एक सामान्य अनुभव का अध्ययनकर्ता या अवलोकनकर्ता भी उसका अध्ययन कर सकता है, वहाँ से तथ्यों को वो एकत्र कर सकता है। तो कुशलता के आधार पर भी हम यहाँ इसमें अंतर करते हैं। सहभागी अवलोकन में कुशल व्यक्ति चाहिए, कुशल अवलोकनकर्ता चाहिए, और असहभागी में एक सामान्य कुशलता प्राप्त करने वाला भी व्यक्ति जो होता है वो तथ्यों को इकट्ठा कर सकता है। अब एक आता है नंबर 3 इसमें अनियंत्रित अवलोकन का जो तीसरा जो भाग है वो है अर्ध सहभागी अवलोकन। और अर्ध सहभागी अवलोकन की जब हम बात करते हैं तो अर्ध सहभागी अवलोकन वह अवलोकन होता है जिसमें सहभागी और असहभागी दोनों अवलोकनों की हमको जो वहाँ जहाँ विशेषता पाई जाती हैं, दोनों बातें वहाँ जो पाई जाती हैं, तो उसको हम अर्ध सहभागी अवलोकन के नाम से जानते हैं। तो इसको अर्ध सहभागी अवलोकन की जब हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि किसी भी अध्ययन में जब पूर्णतः सहभागी और पूर्णतः सहभागिता जब संभव नहीं होती है, या वो उसका पूर्णतः सहभागिता संभाव्यता का प्रयोग संभव नहीं हो पाता है, तो वह वहाँ कभी सहभागी बनकर कभी असहभागी बनकर वो तथ्यों को एकत्र करता है। तो इस प्रकार के अवलोकन को अर्ध सहभागी अवलोकन कहते हैं। गुडे एवं हार्ट इसको दोनों के मध्यवर्ती मार्ग के रूप में भी अर्ध सहभागी अवलोकन को जानते हैं। वो कहते हैं एक ये मध्यम मार्ग है सहभागी और सहभागी अवलोकन का, जिसके माध्यम से तथ्यों को इकट्ठा किया जाता है। कभी वो सहभागिता करता है, कभी सहभागिता नहीं करता है। हम ये भी कह सकते हैं कि जिस प्रणाली में, जिस विधि में दोनों के गुणों का समावेश हो, तो उसे भी हम अर्ध सहभागी अवलोकन के नाम से जानते हैं। एक जगह कहते हैं कि व्यक्ति को किसी एक सहभागी अथवा असहभागी रूप को पूर्णतः अपनाने की अपेक्षा इन दोनों कार्यों के साथ साथ पूर्ति करना ही अधिक सुगम होता है। तो अर्ध सहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता जो होता है वह समूह के दैनिक कार्यों में तो सहभागी बना रहता है, लेकिन किसी विशेष उत्सव, घटना, क्रिया एवं समारोह के अवसर पर वह दूर बैठकर उनका अध्ययन करता है। दैनिक गतिविधियों में भाग लेगा, लेकिन कभी उनके मान लो शादी का फंक्शन हो रहा है, कोई त्योहार है, उसमें उत्सव मनाया जा रहा है, या कोई विशेष कार्यक्रम उनके यहाँ चल रहा है, तो ऐसे मौके पर वो क्या है, फिर दूर जाके बैठ जाता है, वो उसमें भाग नहीं लेता है और दूर बैठकर उन पर नज़र रखता है और तथ्यों को एकत्र करता रहता है, देखता रहता है। तो अर्ध सहभागी अवलोकन में हम देखते हैं कि दोनों अवलोकन की विशेषताएं यहाँ हमको देखने को मिलती हैं। सहभागी अवलोकन की भी है, कभी कभी वो सहभागिता करता है जैसे दैनिक कार्यों में, और कभी कभी असहभागिता करता है जैसे विशेष कार्यक्रमों, विशेष उत्सवों, विशेष समारोह में वो सहभागी बनकर अध्ययन करता है। तो यहाँ दोनों प्रकार की विशेषताएं हमें इसमें देखने को मिलती है। ये विधि एक ऐसी विधि है जहाँ सहभागी और असहभागी दोनों ही विधियों के लाभ प्राप्त होते हैं, दोनों के गुण हमें यहाँ देखने को मिलते हैं, और दोनों के दोषों से यहाँ हम कह सकते हैं कि बचा जा सकता है। यानी दोनों के गुणों को तो हम यहाँ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन दोनों के जहाँ जो दोष थे उन दोषों से यहाँ बचा जा सकता है। तो इस संदर्भ में विलियम व्हाइट ने एक जगह लिखा था कि हमारे समाज की जटिलता के कारण पूर्ण एकीकरण का दृष्टिकोण अव्यावहारिक है। हम यहाँ पूर्ण यानी सहभागी रहकर किसी समुदाय का, समूह का अध्ययन नहीं कर सकते, ये एक अव्यावहारिक है।
एक वर्ग के साथ एकीकरण से उसका संबंध अन्य वर्गों से समाप्त हो जाता है। इसलिए अर्ध तटस्थ स्थिति बनाए रखना ही अधिक श्रेयकर होता है। कहने का तात्पर्य वो यही कहना चाह रहे हैं कि हम किसी भी समूह का, किसी समुदाय का, किसी समाज का जब अध्ययन करते हैं तो वहाँ पूर्ण सहभागिता भी संभव नहीं होती है, और पूर्ण असहभागिता रखते हुए भी हम संपूर्ण तथ्यों को वहाँ एकत्र नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ पर हम जो विधि अपनाते हैं, जिसमें दोनों विधियों के गुणों को हम अपनाते हैं और दोनों की विधियों के दोषों से हम जब बचकर तथ्यों का अध्ययन करते हैं, समाज का अध्ययन करते हैं, समुदाय का अध्ययन करते हैं, तथ्यों का संकलन करते हैं, तो वह विधि जो कहलाती है वह अर्ध सहभागी अवलोकन के नाम से जानी जाती है। आज इस वीडियो में इतना ही। इससे आगे अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए